हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे एक नया चैप्टर, ग्लिम्पसेस ऑफ द पास्ट, अतीत की कुछ झलक। ये जो चैप्टर है ये हिस्ट्री का भी एक चैप्टर हो सकता था। इसमें हिस्ट्री की तरह हम इंडिया में कैसे कैसे ब्रिटिशर्स ने, विदेशियों ने हमारी देश पर कब्जा किया है ये बताया गया है, और इसके माध्यम से हम इंग्लिश सीखेंगे। तो इसमें बताया गया है कि इतने 100 सालों में जो टाइम पीरियड है उसमें कैसे विदेशियों ने हम पर कब्जा किया। पहला पार्ट जो है द मार्टर्स। मार्टर्स का मतलब होता है शहीद। इसमें दिखाया गया है कि लता मंगेशकर जी गा रही हैं, ओ माई कंट्रीमैन लेट योर आईज फिल विद टीयर्स एज यू रिकॉल द सैक्रिफाइसेस ऑफ इंडियाज मार्टर्स। ये गाना आपने सुना होगा, ए मेरे वतन के लोगों ज़रा आँख में भर लो पानी। ये एक फंक्शन में गा रही हैं, एक समारोह में गा रही हैं, और पंडित जवाहरलाल नेहरू जो वहाँ के तब प्राइम मिनिस्टर थे भारत के, वो सुन रहे हैं हमारे देश के। द कंपनीज कॉन्क्वेस्ट। ईस्ट इंडिया कंपनी ने कैसे हम पे पूरा कॉन्कर कर लिया, हमें कैसे अपने अंडर कर लिया। 1757 से लेकर 1849 तक ये बताया गया है, उसकी कहानी है। With its superior weapon, the British East India Company was extending its power in 18th century. उनके जो अस्त्र शस्त्र थे वो हमसे ज़्यादा प्रभावशाली थे, ज़्यादा अच्छे थे। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी अपना जो पावर था, अपना रुतबा बढ़ा रही थी इंडिया में 18वीं सदी में। अभी 21वीं सदी चल रही है। पीला जो पार्ट है वो इंडियन राजाओं का है, और पिंक जो पार्ट है, गुलाबी पार्ट जो है, वो ब्रिटिशर्स का है। कैलकटा से उन्होंने शुरू किया, कलकत्ता से, और उन्होंने धीरे धीरे पूरे भारत पे कब्जा कर लिया। लिखे रहे हैं वो कि इंडियन प्रिंसेस वर शॉर्ट साइटेड, मतलब वो दूर की नहीं सोचते थे, बस पास की चीज़ें सोचते थे। दैट अपस्टार्ट राजा बा कॉल द इंग्लिश मर्चेंट्स दे विल हेल्प मी डिफीट हिम। वो मुझे इंग्लिश मर्चेंट्स को बुलाओ, वो मुझे इनको हराने में मदद करेंगे। द पीपल हैड नो पीस ड्यू टू सच कॉन्स्टेंट फाइट्स। बार बार लड़ाई झगड़े मारपीट के कारण लोगों में पीस नहीं था, शांति नहीं थी। राइवलरीज मतलब दुश्मनी। द राइवलरीज हेल्प द ईस्ट इंडिया कंपनी एंड इट कुड ईजिली सबड्यू इंडियन प्रिंसेस वन बाय वन। इतनी दुश्मनी हमारी आपस में ही हो गई, आपस के राजाओं में, कि ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बहाना मिल गया हम सब पे कब्जा करने का, एक मतलब तरीका मिल गया। कि उन्होंने क्या किया कि राजाओं की आपस में लड़ाई होने लग गई, तो राजा ईस्ट इंडिया कंपनी से एक मदद मांगता था, वो राजा उसका गुलाम बन जाता था। तो एक एक करके इंडियन राजाओं को वो लेने लग गई। अ फार सीइंग रूलर, अभी हमने शॉर्ट साइटेड पढ़ा था, मतलब जो दूर की नहीं सोच पाते। फार सीइंग मतलब जो दूर की सोच पाते हैं। टीपू सुल्तान जो मैसूर के राजा थे, उन्होंने आखिरी दम तक लड़ाई की। अब इसमें क्या दिखाया गया इस पिक्चर में, कि बाईं तरफ अलग तरह की मनोदशा है और दाईं तरफ अलग तरह की थिंकिंग है। हाउ डिड इंडियंस रिएक्ट जब ये कॉन्क्वेस्ट हो रहा था? कुछ लोग कहते थे थैंक गॉड देयर इज़ पीस इन द कंट्री, अब देश में शांति आ गई है, कोई लूटपाट नहीं हो रही है, कोई लड़ाइयाँ नहीं हो रही है, मतलब भगवान का भला हुआ, भगवान ने इतना ब्रिटिशर्स को भेजा है, हमारी डेस्टिनी, हमारा भविष्य उनसे जुड़ा हुआ है, लिंक्ड है उनसे। दाहिनी तरफ जो लोग थे वो कह रहे थे कि वाइट मैन जो विदेशी हैं, गोरे हैं, वो हमारे राजाओं को राजगद्दी से हटा रहे हैं, मार रहे हैं। कुछ ये कह रहे थे कि हमारे जो किंग्स हैं वो अच्छे तो नहीं हैं, पर ये उनकी धरती थी, उनकी लैंड थी, वो कैसे उनको हटा सकते हैं। अब हम स्लेव्स बन रहे हैं फॉरेनर्स के, विदेशियों के। थर्ड पार्ट जो है वो आता है ब्रिटिश रूल के ऊपर। ब्रिटिश रूल जो 1765 से लेकर 1836 तक चला, उसमें बहुत सारी ऐसी गलत चीज़ें शुरू हुई, जैसे अनटचेबिलिटी, छुआछूत, और चाइल्ड मैरिज, बाल विवाह। ये सामाजिक, बहुत ही बेकार तरह की सामाजिक बीमारियां थी। हमारे देश में खामियां बढ़ने लग गई। जो भी रिलीजियस लीडर्स थे जो ज्ञान बांटते थे रिलीजन के बारे में, वो ये इस तरह के आइडियाज़ को बढ़ावा देने लग गए, प्रीच करने लग गए, मानने लग गए। और एनीवन हु क्रॉसेस द सीज लूजेस हिज रिलीजन। ये देखिए, ये एक गुरु है जो बोल रहे हैं कि जो भी समुद्र पार कर जाता है, मतलब विदेश चला जाता है, वो अपनी संस्कृति, अपना रिलीजन, धर्म भूल जाता है, छोड़ देता है। और ये दूसरे पिक्चर में बोल रहे हैं, और जितना भी दुख है दुनिया में, ऑल मिजरी इन द वर्ल्ड इज ड्यू टू विमेन। औरतों के कारण ये सारा दुख है दुनिया में। द ट्रुथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, द ब्रिटिश स्कॉर्न देम। इंडियंस के अंदर कोई भी
सेल्फ रिस्पेक्ट जो होती है वो बची नहीं थी। अब होता ये है कि हमारा स्वाभिमान जा रहा था और जो धर्म गुरु थे वो इस तरह की चीज़ों को बढ़ावा दे रहे थे। भारी भरकम करों से, टैक्सेस से किसानों को तबाह कर दिया गया था। अंग्रेज़ों ने मतलब कुशल जो दस्तकार थे उनको अपने अंडर कर लिया था और उनसे काम निकलवाते थे और उनके अंगूठे काट दिए थे। द ट्रूथ वॉज दैट इंडियंस हैड लॉस्ट सेल्फ रिस्पेक्ट, कोई आत्मसम्मान बचा नहीं था। और आगे वो बोलते हैं कि बीइंग मर्चेंट्स द ब्रिटिश वांटेड क्विक प्रॉफिट्स, मर्चेंट्स थे तो वो तुरंत प्रॉफिट चाहते थे, और हेवी टैक्सेस, बहुत भारी कर लगाने लग गए वो किसानों पर और उनको अपनी फील्ड छोड़ने पर मजबूर करने लग गए। स्टिल द ब्रिटिश इन्वेंटेड अदर मेथड्स, और उन्होंने और भी तरीके अपनाए कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट हो सके, लाभ हो सके। उन्होंने बोलना शुरू किया कि द गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंग्लैंड शुड नॉट हैव एनी इम्पोर्ट ड्यूटी, जब उन पर कोई इम्पोर्ट ड्यूटी नहीं लगना चाहिए, एक्स्ट्रा पैसा नहीं लगना चाहिए। जो गुड्स, जो चीज़ें इंग्लैंड में बनी हैं जब इंडिया लाई जाती हैं तो उन पे टैक्स लगाना बंद कर दिया। अपना तो फ़ायदा करा रहे थे। फेमीन्स शुरू हो गए, भूखमरी शुरू हो गई। 1822 से 1836 तक 15 लाख भारतीयों की डेथ हो गई, वो नहीं रहे स्टारवेशन से, भूख के कारण, खाना नहीं मिल रहा था। द ब्रिटिश पॉलिसीज रूइंड द एक्सपर्ट आर्टिसंस एंड देयर बिजनेस, एक्सपर्ट जो आर्टिसंस थे उनके बिजनेस पे घाटा आने लगा। अगला हम पढ़ेंगे राम मोहन रॉय के बारे में, 1772 से 1833 तक। राम मोहन रॉय के बारे में सब जानते होंगे कि वो एक बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति थे और देश में, समाज में जो भी बुराइयां होती थी उनको बर्दाश्त नहीं होती थी। Let us not despise ourselves. Our ancient culture is great and we are capable of great achievements. We must first reform our society. वो बोलते थे कि हमारा एंशियंट जो कल्चर है, हमारा जो पुराना कल्चर है वो बहुत अच्छा है और हम केपेबल हैं, हम इतनी काबिलियत रखते हैं अपने अंदर ताकि कि हम बड़ी बड़ी चीज़ें अचीव कर सकें, बड़ी बड़ी चीज़ें हासिल कर सकें। पहले हमें अपनी कंट्री को रिफॉर्म करना होगा, दोबारा से अच्छा बनाना होगा। सुपरस्टिशन मतलब दकियानूसी चीज़ें जो हम सोचते हैं और जो गलत तरह की चीज़ें सोचते हैं कि इसको करने से वो हो जाएगा या औरतें ख़राब हैं, इन सब चीज़ों से हमें आगे बढ़ना होगा। ये हमें रूल कर रही हैं, हम पे राज कर रही हैं ये गलत चीज़ें। उन्होंने अपनी वाइफ उमा को बोला, काउज आर ऑफ डिफरेंट कलर्स बट द कलर ऑफ देयर मिल्क इज सेम, कि गाय जो होती हैं अलग अलग कलर की होती हैं, अलग अलग रंग की होती हैं, लेकिन उनका दूध जो है वो एक ही रंग का होता है। डिफरेंट टीचर्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस, बोलते हैं कि अलग अलग गुरु जो हैं उनके अलग अलग विचार हैं, लेकिन सबका एसेंस जो है, सबकी मेन जो वैल्यू है, बात जो है, महत्व जो है बात का, वो हर रिलीजन में सेम बात समझाते हैं। ही वॉज अट्रैक्टेड बाई साइंस एंड मॉडर्न लैंग्वेज, वो विज्ञान और जो मॉडर्न नॉलेज था, नई जो नॉलेज आ रही थी दुनिया में, अलग अलग तरह की चीज़ें जानना चाहते थे। और वो कहते थे कि नॉलेज जो है वो बातों में नहीं होना चाहिए, प्रैक्टिकल होना चाहिए, सामने दिखना चाहिए नॉलेज अगर आपके अंदर है तो, और साइंटिफिक होना चाहिए। ही क्रॉस द सीज एंड वेंट टू इंग्लैंड, उन्होंने समुद्र पार किया और वो इंग्लैंड चले गए। टू सी वॉट मेड द ब्रिटिश पावरफुल, कि वो देख रहे थे कि ब्रिटिशर्स को इतना पावरफुल वो कैसे बन रहे हैं ब्रिटिशर्स, वहाँ पे जाके वो देखना चाहते थे। और वहाँ जाके उन्होंने ब्रिटिशर्स को बोला कि हमने तुम्हें रूलर्स की तरह एक्सेप्ट कर लिया है और तुम भी हमें अपने गुलाम की तरह एक्सेप्ट कर रहे हो, बट तुम्हें ये समझनी चाहिए कि रूलर्स जो हैं, जो हम पे राज करते हैं, उनकी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कुछ दायित्व होता है अपने अंडर जो उनके लोग होते हैं, उनके नीचे जो लोग होते हैं उनके प्रति। और उन्होंने एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किया अपना खुद का, बट 1823 में ब्रिटिशर्स ने उनको स्टॉप कर दिया। सस्पिशियस मतलब वो उनके पीछे लग गए कि ये कुछ गड़बड़ कर रहा है, उनको शक होने लग गया, सस्पिशन में उन्होंने बंद करा दिया वो न्यूज़पेपर। अब हम आगे पढ़ेंगे ऑपरेशन के बारे में। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है उत्पीड़न, ऑपरेशन। 1765 से 1835 तक ये चला। इसमें क्या हुआ कि ब्रिटिशर्स जो थे वो उन्होंने एक नया रूल निकाला, बट द ब्रिटिश कंटिन्यूड टू ऑपरेस इंडियंस। In 1818, they had passed Regulation 3. Under it, an Indian could be jailed without trial in a court. तो क्या होता है कि जब कोई क्राइम करते हुए, कोई नियम तोड़ते हुए, कुछ भी करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको मौका मिलता है जेल में डालने से पहले कि वो कोर्ट में जाके अपनी बात रख सके। बट उन्होंने क्या रूल निकाला कि हमें जो इंडियंस हैं उनको कोई मौका नहीं मिलेगा कोर्ट में जाके अपनी बात रखने का, सीधा जेल में डाल दिया जाएगा।
और वो इंडियंस को प्रताड़ित करते रहे। ऑल द टाइम ब्रिटिश ऑफिसर्स इन इंडिया ड्रू बिग सैलरीज एंड ऑल्सो मेड फॉर्च्यून्स इन प्राइवेट बिजनेस। हर वक्त ब्रिटिश ऑफिसर्स जो थे इंडिया में वो बड़ी बड़ी सैलरीज लेते थे, हेवी सैलरीज लेते थे, और प्राइवेट बिजनेस भी अगर वो करते थे तो उनको खूब मुनाफा मिलता था, कमाते थे वो। अंग्रेजी अफसर बड़े बड़े वेतन लेते थे, इनके अतिरिक्त वे व्यापार में दौलत कमा रहे थे। 1829 में ब्रिटेन वॉज एक्सपोर्टिंग इंडियन गुड्स। ब्रिटेन जो था वो इंडियन गुड्स एक्सपोर्ट कर रहा था, वर्थ 7 करोड़ रुपीज़ टू इंडिया, और वो 7 करोड़ रुपए का हो चुका था उस जो भी सामान वो वहाँ से भेजते थे, इतना पैसा वो कमा रहे थे। गवर्नर जनरल बेंटिंग रिपोर्ट, उन्होंने अपने वापस जाके अपने देश में ब्रिटेन में रिपोर्ट किया, द बोन्स ऑफ कॉटन वीवर्स आर ब्लीचिंग द प्लेन्स ऑफ इंडिया। उन्होंने ये जाके वहाँ पे अपने बताया कि कपास के बुनकरों, कॉटन को हिंदी में कहते हैं कपास के बुनकरों की हड्डियों से भारत के मैदान में खून रिस रहा है, कि वो लोग इतना परेशान कर रहे थे उन लोगों को। द ब्रिटिश प्रॉस्पर्ड, उनका तो फ़ायदा हो रहा था, वो लाइफ में आगे बढ़ रहे थे, और कंपनी जो है वो इंडियन इंडस्ट्रीज़ जो थी, वो इंडियन जो फैक्ट्रीज थी वो जाने लग गई थी, अब वो बंद होने लग गई थी। बिगैन टू डाई का ये मतलब है, कंपनी की लूटपाट के कारण वो इतना ज़्यादा फ़ायदा कमा रहे थे कि इंडियन कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, तो वो बंद होने लग गई। अगला जो है वो है डिससेटिस्फैक्शन, मतलब असंतोष। एजुकेशन इन इंडिया वॉज इन पर्शियन एंड संस्कृत। 2 मेन लैंग्वेजेस थी इंडियन एजुकेशन सिस्टम में, पर्शियन और संस्कृत। इन 1835 एक इंग्लिश मैन थे, लॉर्ड मैकले नाम था, इंडिया में इंग्लिश को वही लेकर आए हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आगे भी किसी चीज़ में पढ़ने को मिल सकता है। लॉर्ड मैकले ने एक चेंज सजेस्ट किया, एक बदलाव लाने की कोशिश की कि सब कुछ इंग्लिश में पढ़ाया जाए। वी शुड टीच द नेटिव्स थ्रू द इंग्लिश लैंग्वेज, जो यहाँ के निवासी हैं उनको हम इंग्लिश में पढ़ाएंगे। इंग्लिश एजुकेशन प्रोड्यूस्ड क्लर्क्स टू हुम द ब्रिटिश गेव पेटी जॉब्स। इंग्लिश एजुकेशन से क्या हुआ, उन्होंने अपने अंडर क्लर्क्स बनाने शुरू किए जो क्लर्क की नौकरी करते थे, और उन्हें बड़े कम पैसे देते थे वो लोग, तो उनको फ़ायदा होने लग गया। अब उन लोगों को इंग्लिश आने लग गई, तो उनको कन्वर्सेशन करने, बातचीत में आसानी होने लग गई, और न्यू जनरेशन आ गई इंटेलेक्चुअल लोगों की। वी मस्ट एजुकेट आवर ब्रदर्स। तो कुछ लोग जो ऐसे थे वो ये कहने लग गए कि हमें अपने आपस में जो हमारे भाई बहन हैं उनको भी, जो अड़ोसी पड़ोसी हैं उनको भी इंग्लिश दिखानी चाहिए, इससे उनकी जो है कंडीशन बेहतर होगी, इम्प्रूव होगी। फॉर दैट वी मस्ट कन्वे आवर ग्रीवेंसेस टू द ब्रिटिश पार्लियामेंट। और इसके लिए हमें अपने जो दुख हैं वो ब्रिटिश पार्लियामेंट में बताने चाहिए, कि हमारे भाई बंधुओं को भी सिखाओ, सिर्फ हम क्लर्क्स जो हैं हमें मत सिखाओ, सबको सिखाओ इंग्लिश, तो इससे उनको भी फ़ायदा होगा, कुछ लोग ये कह रहे थे। फिर हम ये तस्वीर देखते हैं जिसमें 1856 में भारत का दृश्य दिखाया गया है कि किस तरह ब्रिटेन ने सब कुछ कॉन्कर कर लिया। पिंक एरिया जो है वो ब्रिटिश एरिया है, और जो पीला पार्ट है वो भारत के देश हैं, भारत की शहर हैं। दे केयर्ड लिटिल अबाउट द नीड्स ऑफ इंडियंस। वो इंडियंस की जो ज़रूरतें थी उस पर बहुत कम ध्यान देते थे, उनकी चिंता नहीं करते थे। अब कुछ लोग अब क्या बात कर रहे हैं कि आवर किंग्स हैव बिकम पपेट्स एंड वी हैव लॉस्ट आवर जॉब्स। तो वो कह रहे थे कि हमारे जो राजा हैं वो इनके कठपुतलियाँ बन गए, इनके कहने पे चलते हैं, और हमारी जॉब्स जा चुकी हैं, हमारी लैंड्स भी जा चुके हैं। हमारे ब्रदर्स जो हैं, हमारे भाई बंधु जो हैं, उनको ये कन्वर्ट करने, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हम हिंदुज़म से बदल के क्रिश्चियंस बना लेंगे। यू ओनली टॉक, डू समथिंग टू ड्राइव देम आउट। और एक इंसान कह रहा है कि तुम सिर्फ बात क्यों कर रहे हो, ऐसा कुछ करो कि हम इनको बाहर निकाल दें। ड्राइव देम आउट का मतलब है इनको बाहर निकाल दें। अब अगला जो है वो है द स्पार्क्स। स्पार्क्स का मतलब होता है चिंगारियाँ। 1855 से 1857 तक इसमें क्या हुआ, टैक्सेस कंटिन्यूड टू रूइन द पेजेंट्स। बहुत ज़्यादा टैक्स लगाया जाने लग गया, इससे जो पेजेंट्स थे उनको नुकसान होने लग गया। तो इसमें क्या बात की गई है कि अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोगों में गुस्सा था। 1855 में वे विद्रोह कर बैठे, उन्होंने बोल दिया कि अब हमसे नहीं होगा, अब हम लड़ेंगे इसके बदले में, और उन्होंने अंग्रेज़ों और उनके समर्थकों को समान रूप से मारा। यह असंतोष ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ये डिससेटिस्फैक्शन थी, ईस्ट इंडिया कंपनी की फ़ौज में भी बढ़ रहा था, वो लोग भी इसको बर्दाश्त नहीं कर रहे थे। तो सिपाही जो थे, एक मंगल पांडे, सबने नाम सुना होगा, उन्होंने ये करने की शुरुआत की। टैक्सेस कंटिन्यू टू रूइन द पेजेंट्स। जो ये काम करते थे उनके टैक्सेस बहुत बढ़ा दिए गए, तो उनकी लाइफ ख़राब होने लग गई। इन बंगाल द संथल सिंह कम्युनिटी है, उन्होंने अपनी सारी लैंड खो दी, नया रूल ले आए वो लैंड का उसके अंडर।
इन 1855 दे रोज इन रिबेलियन, वहाँ पे बहुत आक्रोश हो गया, सब रिबेलियस हो गए, बोल दिया कि अब हम आपकी बात नहीं ही मानेंगे, और मैसेकर्ड, मैसेकर्ड मतलब मार दिया गया यूरोपियंस एंड देयर सपोर्टर्स अलाइक, यूरोपियंस को भी और जो उनको सपोर्ट करते थे उनको भी। डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग, डिसकंटेंट मतलब जो सेटिस्फैक्शन नहीं मिलती है, संतोष नहीं होता है, डिसकंटेंट वॉज ब्रूइंग इन द ईस्ट इंडिया कंपनीज आर्मी टू, वहाँ पे भी ये शुरू हो गया था। द वाइट सोल्जर्स गेट ह्यूज पे मैंशंस टू लिव इन, सर्वेंट्स, वाइट सोल्जर्स जो हैं, जो अंग्रेज हैं, उनको बड़ी बड़ी सैलरी मिल रही थी, ह्यूज पे मिल रहा था, मैंशंस मिल रहे थे, बड़ा बड़ा घर मिल रहा था रहने के लिए, और नौकर भी मिल रहे थे, सर्वेंट्स भी मिल रहे थे। वाइल वी गेट अ पिटेंस एंड स्लो प्रमोशन, हमें बहुत ही कम पिटी सैलरी, कम सैलरी मिल रही थी और बहुत धीरे धीरे हमारा प्रमोशन होता है। द अंग्रेज आस्क्स अस टू क्रॉस द सी विच इज़ अगेंस्ट आवर रिलीजन, वो बोलते हैं कि अंग्रेज हमें समुद्र पार करने के लिए बोल रहे हैं, विदेश में जाने के लिए बोल रहे हैं, बट ये हमारे रिलीजन के खिलाफ है। हु इज़ द टोपी वाला टू अबॉलिश आवर एज ओल्ड कस्टम्स, और ये टोपी वाले जो हैं ये कौन होते हैं, हमारे इतने पुराने कस्टम्स को, हमारे रूल्स को ये हटाने वाले। और मंगल पांडे की यह फोटो है जो बोल रहे हैं वी मस्ट ड्राइव आउट द अंग्रेज, हमें उनको बाहर निकाल देना चाहिए। सिपॉयज को इंग्लिश हिंदी में कहेंगे सैनिक, सैनिक, बहुत सारे सैनिक ने भी रिवोल्ट कर दिया कि हम बात नहीं मानेंगे, और उनसे उनकी यूनिफॉर्म छीन ली गई, उनको ह्यूमिलिएट किया गया, जलील किया गया, और पुट इन आयरन्स मतलब जेल में डाल दिया गया। कुछ जो इंग्लिशमैन थे, फ्यू इंग्लिशमैन हैड केयर टू अंडरस्टैंड इंडियन, कुछ इंग्लिशमैन जो थे वो इंडियंस को समझने की कोशिश कर रहे थे, उनके कस्टम को और हमारे लोगों के दिमाग को। बोलते हैं कि ओ प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स, तुम जो प्राउड ब्राह्मण सोल्जर्स हो, डू यू नो व्हाट द ग्रीस ऑन द बुलेट यू हैव टू बाइट इज मेड फ्रॉम, जो बुलेट पे, जो गोली पे जो ग्रीस लगा होता है, जिसको तुम्हें काटने को बोला जाता है, वो किस चीज़ से बना होता है क्या तुम्हें पता है? ये काऊ और गाय और पिग, सुअर के फैट से बना हुआ होता है। तो वो ये कहते हैं, तो वो ये बताते हैं, इंग्लिश मैन आके बताता है उनको, वो बोलते हैं व्हाट, फिर वो बोलते हैं कि द वाइट मैन हैज़ डिसीव्ड अस टू, ये जो वाइट गोरे लोग हैं, विदेशी हैं, इन्होंने हमें भी धोखा दिया, हम तो इनकी मतलब मदद कर रहे थे फिर भी। सून चपातीज वर सेंट फ्रॉम विलेज टू विलेज, वो बोलते हैं कि जल्दी ही चपातीज भेजे जाने लगे एक दूसरे गाँवों में, ये बताने के लिए कि एम्परर जो है उनकी सर्विस चाहता है, जो वहाँ पे राज कर रहा है वो उनसे मदद मांग रहा है। येस ऑल माई विलेज मैन विल बी रेडी, और वो बोलते हैं कि हाँ, हम मेरे गांव के सारे लोग एम्परर की मदद करेंगे, राजा की मदद करने को तैयार हैं। सिमिलरली लोटस फ्लावर सर्कुलेटेड अमंग इंडियन सोल्जर्स, और इंडियन सोल्जर्स में जो इंडिया के सैनिक थे उनमें लोटस फ्लावर भेजा जाने लग गया। इसका सिंबल था कि हम सारे को मार के बाहर भगा देंगे, इन जो विदेशी हैं इन सबको। और जो मासेस मतलब जो मेजॉरिटी लोग थे उन्होंने हेल्प किया, शेल्टर दिया पैट्रियट्स को, देशभक्तों को उन्होंने जगह दी अपने अपने घर में रहने की और मदद की उनकी, जब ये सब चल रहा था। अब अगला जो पार्ट है वो है रिवोल्ट। रिवोल्ट का मतलब होता है विद्रोह। विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ? मेरठ से शुरू हुआ। आउटब्रेक मतलब शुरुआत कहाँ से होती है? सिपॉयज जो थे वो दिल्ली तक मार्च करके गए, मतलब सैनिक जो थे वो दिल्ली तक चल के गए और बोला, वो सपोर्ट कर रहे थे कि बहादुर शाह जो एम्परर है वो शासन करे और ये अंग्रेज भाग जाएं। तो वो बोल रहे थे लॉन्ग लिव आवर एम्परर, हमारा राजा बहुत जिंदा रहे, बहादुर शाह की वो तारीफ कर रहे थे और बहादुर शाह को वो सपोर्ट कर रहे थे। तो ये जो रिबेलियन थे, जो उन्होंने बोल दिया कि अब हम कोई भी अंग्रेज़ों की बात नहीं मानेंगे, ये रिबेलियस नेचर जो था बढ़ रहा था, तेज़ी से वाइड स्प्रेड हो रहा था। मेनी लैंडलॉर्ड्स जो ज़मींदार थे हैड लॉस्ट देयर लैंड्स बिकॉज ऑफ द ब्रिटिश पॉलिसीज़। ब्रिटिश ने जो कानून बनाए उनके तहत बहुत सारे ज़मींदारों ने अपनी ज़मीन खो दी थी। द वाइट मैन्स रूल मस्ट एंड, और वो बोल रहे थे अब ये गोरों का जो रूल है ये हमें ख़त्म करना होगा। और वो फिर जो मेन मुखिया टाइप्स था वो बोल रहा था येस वी विल हेल्प यू, हम आपकी मदद करेंगे ज़रूर। अगले पार्ट में ये बोला जाता है द फाइट फॉर फ्रीडम। फ्रीडम की यहाँ पे फाइट की बात की गई है, आज़ादी की लड़ाई 1857 से शुरू हुई। मेनी फॉर्मर रूलर्स, जो पुराने इससे पहले वाले रूलर्स थे जो राज करते थे, जैसे कि बेगम हजरत महल लखनऊ की, वो खुश नहीं थे, असंतुष्ट थे। अंग्रेज ने उनके राज्य हड़प लिए थे। फैज़ाबाद के जो मौलवी थे, आप तस्वीर में देख सकते हैं, अहमदुल्ला जैसे लोकप्रिय नेताओं ने विद्रोह के लिए जन साधारण से अनुरोध किया। उन्होंने बोला कि विद्रोह करो। पॉपुलर लीडर्स ने, जैसे कि मौलवी अहमदुल्ला, उन्होंने बोला राइज ब्रदर राइज, हम सबको आगे बढ़ना है, उठना है और अंग्रेज़ों को हमारी लैंड से भगाना है, क्योंकि वो हमारी धरती को रुइन कर रहे हैं, ख़राब कर रहे हैं।
दे जॉइंड द अपसर्ज अगेंस्ट द फॉरनर्स, उन्होंने एकजुट हो गए और खिलाफ डटकर लड़ाई लड़ने का पूरा सोच लिया। पीपल रोज एवरीवेयर, बरेली में, कानपुर में, इलाहाबाद में, हर जगह लोग आगे बढ़ रहे थे। अजीमुल्ला खान ने तात्या तोप जो थे से नाना साहेब को उस स्वतंत्रता संग्राम का नेता बनाने को कहा कि इनको नेता बना दिया जाए। पूरे उत्तर भारत में लोगों ने अंग्रेज़ों के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ी और 88 ईयर ओल्ड जो कुंवर सिंह थे बिहार के, उनको रिस्ट में, उनको कलाई में गोली भी लग गई और उन्होंने गंगा को भेंट चढ़ा दी और बोला कि ये मेरी आखिरी ऑफरिंग है आपको, मैं ये आखिरी बार आपको कुछ दे रहा हूँ, अब हमारे बीच में कोई लड़ाई नहीं होगी, हम इन लोगों को मारकर भगा देंगे, अब किसी का खून नहीं बहेगा। पैट्रियट्स पाउंस्ड अपॉन द ब्रिटिश एंड फॉट पिच्ड बैटल्स ऑल ओवर नॉर्थ इंडिया, और जो पैट्रियट्स थे, देशभक्त थे, उन्होंने ब्रिटिश के खिलाफ डट कर लड़ाई लड़ी पूरे दक्षिण भारत में। इस चैप्टर में पूरे 100 साल कैसे कैसे चला उसकी कहानी बताई गई है और बताया गया है, हिस्ट्री के थ्रू इंग्लिश पढ़ाने की कोशिश की गई है कि कैसे हमने आज़ादी की लड़ाई लड़ी और क्या क्या मुश्किलें हमें देखनी पड़ी, फेस करनी पड़ी।